नमस्कार। आज अपन जो कल अपन राज्यों की मान्यता के संदर्भ में पढ़ रहे थे, उस मान्यता के संदर्भ में आज अपन देख रहे हैं। और अगला स्टेप कि तो अपन इसमें आते हैं अपन मान्यता के प्रकार, द फॉर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, कि मान्यता के कौन कौन से प्रकार हैं, इस संदर्भ में अपन देखते हैं। तो मान्यता के जो चार प्रकार हैं, जिनमें अपन देख रहे हैं, पहला ध्वनित और स्पष्ट मान्यता। यानी ध्वनित और स्पष्ट मान्यता क्या होती है? जब एक राज्य विभिन्न राजनीतिक कारणों से किसी नए राज्य को स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं करता, किंतु इस प्रकार व्यवहार करता है जिससे यह महसूस होता है या प्रतीत हो कि उसने संबंधित राज्य या सत्ता को मान्यता प्रदान कर दी, तो इसे अपन ध्वनित मान्यता कहते हैं। ऐसा द्विपक्षीय संधियों में द्वैत संबंधों की स्थापना और वाणिज्यिक दूतों का आदान प्रदान, जो एम्बेसडर होते हैं, इनका आदान प्रदान, कुछ ऐसे ही व्यवहार हैं जो ध्वनित मान्यता के प्रतीक कहे जा सकते हैं। दूसरा इसका प्रकार है एकाकी और सामूहिक मान्यता, सिंगल एंड कलेक्टिव रिकॉग्निशन। जब किसी नए राज्य को दूसरे राज्य व्यक्तिगत रूप से मान्यता प्रदान करते हैं तो उसे एकाकी मान्यता कहा जाता है। कई बार अनेक राज्य मिलकर किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में या समझौते में अनेक राज्यों को एक साथ मान्यता प्रदान करते हैं। यह सामूहिक मान्यता कहलाती है। तीसरा इसका प्रकार है अति क्षिप्र मान्यता। किसी राज्य में क्रांति होने पर उसका कोई भाग उससे अलग होकर अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करने की घोषणा करता है तो दूसरे देशों के सामने मान्यता संबंधी एक कठिन समस्या खड़ी हो जाती है। यदि इस समय जल्दबाजी से मान्यता दी जाती है तो यह अति क्षिप्र मान्यता होगी। इस प्रकार की मान्यता पहले से विद्यमान सरकार अपने घरेलू मामलों में अनुचित हस्तक्षेप मानती है। बात भी सही है। यदि मान लीजिए किसी एक देश का कोई एक राज्य स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है और दूसरा उस देश उसको मान्यता प्रदान करता है, तो वो देश जिससे वो अलग होकर के एक राज्य स्वतंत्र होने की घोषणा करता है, और देश नाराज हो जाएगा संबंधित देश से, और इसलिए वो बहुत सोच समझ करके इस पर कदम उठाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बरादरी के देश। चौथा इसका जो प्रकार है वास्तविक तथा कानूनी मान्यता, डिफैक्टो एंड डी यूर रिकॉग्निशन। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब एक राज्य जो वास्तव में राज्य है उसकी वांछनीयता के संबंध में संदेह किया जा सकता है। इस स्थिति में वास्तविक और कानूनी संप्रभुओं के बीच भेद करने के लिए मान्यता को भी दो रूपों में विभाजित कर लिया जाता है। जो तथ्यगत राज्य है उसे कानूनी रूप में संप्रभु स्वीकार न करके वास्तविक मान्यता प्रदान कर दी जाती है। जो वास्तव में तथ्यों के आधार पर तथ्यगत राज्य है उसी को कानूनी रूप से एक तरीके से संप्रभुता उसकी स्वीकार कर ली जाती है और उसी को वास्तविक रूप में मान्यता अंतर्राष्ट्रीय बरादरी के देश दे देते हैं। ये इसके प्रकार हुए। अपन अब आगे देख रहे हैं मान्यता के तरीके, मेथड्स ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि इस मान्यता के तरीके कौन कौन से हैं। तो मान्यता के तरीकों में जो हम देख रहे हैं वो 6 प्रकार के हैं। अपन इसके संदर्भ में चर्चा करें कि विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली मान्यता के अनेक तरीके होते हैं। राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार एक नए राज्य को मान्यता देने का तरीका यह था कि महासभा, जो यूएनओ का एक अंग है महासभा, वो 2/3 बहुमत द्वारा उस राज्य को राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान कर दे। 2/3 बहुमत के द्वारा किसी राज्य को मान्यता देने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उनमें से जो हैं ये 6 प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें से पहला है संधियों द्वारा। तो जब किसी नए राज्य के साथ दूसरा राज्य संधि करने लगता है तो वह उसे मान्यता प्रदान करता है। आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की संधि में मान्यता का
स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने स्वतंत्र होने के बाद फ्रांस के साथ संधि की। इस संधि में यह नहीं कहा गया कि फ्रांस अमेरिका को स्वीकार करता है, किंतु संधि की शर्तें ऐसी थी जो केवल स्वतंत्र राज्यों के बीच ही हो सकती थी। तो कुछ संधियों में राज्यों की स्वीकृति का स्पष्ट उल्लेख होता है, जैसे जर्मनी में 1884 में कांगो फ्री स्टेट के साथ संधि करके उसे स्वीकार किया गया था। दूसरा इसका तरीका है संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता। राष्ट्रसंघ की भांति संयुक्त राष्ट्र संघ भी नए राज्यों को अपना सदस्य बनाकर उन्हें मान्यता प्रदान करता आया है। अपन उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे कनाडा जैसे ब्रिटिश डोमिनियनों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। मान्यता का यह एक सामूहिक तरीका है। इसके बाद व्यक्तिगत रूप से अलग अलग राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता। तीसरा जो इसका तरीका है मान्यता का, वो है द्वैत संबंध द्वारा। जब किसी नए राज्य के साथ दूसरे राज्य अपना द्वैत संबंध स्थापित कर लेते हैं अथवा किसी नई राजनीतिक सत्ता के साथ अपने दूतों और राजनयिक प्रतिनिधियों का आदान प्रदान करते हैं, तो यह समझ लिया जाता है कि नए राज्य को मान्यता प्रदान की गई है या प्रदान कर दी गई है, क्योंकि द्वैत संबंध मान्य राज्यों के बीच ही स्थापित होते हैं। ये भी एक तरीका हुआ। और चौथा एक तरीका है एक पक्षीय घोषणा। कभी कभी एक राज्य की सरकारें या एक राज्य की सरकार दूसरे नए राज्य की एक पक्षीय घोषणा द्वारा भी स्वीकार कर लेती है। उदाहरण के लिए इजराइल की स्थापना के 10 मिनट बाद ही अमेरिका की सरकार ने उसे एक घोषणा द्वारा स्वीकार कर लिया। जैसे ही इजराइल एक देश बना, तुरंत प्रभाव से अमेरिका ने उसको मान्यता प्रदान कर दी। धड़ एक दूसरे देशों ने भी उसको मान्यता प्रदान कर दी। इस तरीके से ही ऐसे पूर्व सोवियत संघ से कुछ देश अलग हुए थे, उनके साथ में भी इस प्रकार से ऐसा ही हुआ था। तो ऐसे एक पक्षीय घोषणा भी कुछ राज्य कर देते हैं संबंधित देश को मान्यता देने के संदर्भ में। सामूहिक घोषणा है अगला तरीका, कि जब एक नए राज्य को मान्यता प्रदान करने के इच्छुक कई राज्य होते हैं तो वे एक साथ मिलकर के भी इसको घोषणा कर देते हैं, मान्यता दे देते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि 24 जनवरी 1871 को जर्मन साम्राज्य को मान्यता प्रदान करने के लिए एक साथ ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इटली ने, रूस ने आदि राज्यों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और उसको मान्यता प्रदान कर दी जर्मनी को। छठा इसका तरीका होता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रवेश। यानी कभी कभी नए राज्यों को इसलिए मान्यता दे दी गई कि उन्होंने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था। और उदाहरण के लिए हम ये भी देख सकते हैं, जैसे पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के संदर्भ में, ये भी यूरोपियन देश हैं। पेरिस सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। वार्सा की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद ही इनको राज्य मान लिया गया। हस्ताक्षर करने के इन्होंने हस्ताक्षर किए थे वार्सा संधि पर, तो उसी आधार पर भी इनको एक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सदस्य या राज्य मान लिए गए। इस तरीके से राज्यों को मान्यता प्रदान की जाती है। धन्यवाद।